हमने स्टार्ट कर दिया है अपना चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले मैंने आपको बताया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने बताया कि मूविंग चार्जेस और करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें मैग्नेटिक फोर्स सबसे पहले इसके अंदर आएगा सोर्सेज एंड फील्ड्स। बस बिल्कुल बेस से चल रहे हैं इस चैप्टर में, तो अच्छे से देखते रहें इसको। सोर्सेज एंड फील्ड्स यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था हमने कि कोई भी चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। स्टैटिक चार्ज जो चार्ज रेस्ट में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वैसे ही कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है, वो चार्ज अगर मूव करने लगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि जब चार्ज चलेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी वो बना देगा। फिर से समझिए, कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चार्ज चलने लगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी लेकिन उसके साथ साथ एक और फील्ड वो बनाएगा। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो लिख लेते हैं इसको। स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्जेस या इसको करंट बोलें, और करंट्स प्रोड्यूस, मैं यहां पे एक टर्म ऐड कर रहा हूं, एनसीईआरटी में ऐड किया है, इन एडिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ प्रोड्यूस इन एडिशन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। तो फिर से स्टैटिक चार्जेस रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। वो चार्ज चलने लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी लेकिन अब वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं। तो मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हम आ गए हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी समझना जरूरी है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? तो इसके अंदर एक और पॉइंट बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड is the space around the current carrying conductor it is the space around current carrying conductor or magnet in which its magnetic effect can be experienced. मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है किसी करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट के अराउंड, जहां उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई मैग्नेट है, उसके अराउंड अपना एक फील्ड होता है, उसका इनविजिबल फील्ड होता है, जहां उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और उस फील्ड को, उस स्पेस को ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। समझ गए? ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्या इसका डायरेक्शन होता है? तो याद कीजिए इससे पहले वाला ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैंने जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। पहले ऐसे हो रही थी सपोज, फिर करंट की डायरेक्शन चेंज की तो वो ऐसे हो गई, इधर की साइड डिफ्लेक्शन हुआ। अगर डिफ्लेक्शन चेंज हुआ तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा था? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर डिफ्लेक्शन बदला है पहले इधर फिर इधर, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल गई। तो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलने से कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे थे। पहले वो इधर डिफ्लेक्शन दे रहा था, फिर उधर डिफ्लेक्शन दे रहा था। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको लिखते हैं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज डिनोटेड
इट इज डिनोटेड बाई बी वेक्टर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करते थे, ऐसे ई वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है तस्ला, तस्ला नहीं टेस्ला, डिनोटेड बाई टी। तस्ला मत बोलना, सर निकोला टेस्ला के नेम पे टेस्ला बोला, डिनोटेड बाई टी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होती है डिनोटेड बाई वी वेक्टर, और इसकी एसआई यूनिट है टेस्ला। इसकी और स्मॉलर यूनिट होती है, एसआई यूनिट नहीं, स्मॉलर यूनिट गॉस। 1 गॉस डिनोटेड बाई जी, गॉस को जी से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। एसआई यूनिट तो टेस्ला है, स्मॉलर यूनिट गॉस होती है, एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलोगे आप? सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? मूविंग चार्ज और करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया। एक बार फिर से, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जब क्या चार्ज चलता है, जैसे मैं पहले भी बताया मैंने, चार्ज चलता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है? नहीं, चार्ज होगा जहां भी, चाहे वो रेस्ट में है या वो चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा? जब वो चलेगा। रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, जब चार्ज चलेगा तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा वो रहती है, हमेशा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीजें क्लियर हुई, ये बातें समझ में आ गई। चलिए समझ में आ गई तो अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ये नोट कर लिया, नोट कर लेना इसको। अब आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ही आपका मेन टॉपिक चल रहा है अभी। इसके अंदर सेकंड सब टॉपिक लिखिए, फोर्स ऑन अ चार्ज। सेकंड, फोर्स ऑन ए चार्ज, ठीक है। इसको समझते हैं। यहां पे आएगा आपके पास लॉरेंज फोर्स। ओरेस्टेड के बाद, जैसा मैंने बताया इससे पहले लेक्चर में, कि बहुत रिवॉल्यूशन हो गया था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करने आ गए, तो बहुत सारी नई नई बातें पता चली। तो यहां पे लिखिए सेकंड, फोर्स ऑन अ चार्ज, इन ब्रैकेट लॉरेंज फोर्स। अब ठीक है, कोई चार्ज चल रहा है, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सपोज किसी रीजन में, यहां पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने बाहर से एक चार्ज डाल दिया, +Q, पॉजिटिव चार्ज +Q, जो ऐसे चल रहा है किसी रीजन में। जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगी है। यहां पे हमने एक चार्ज को इंटर कराया, पॉजिटिव चार्ज +Q, v वेलोसिटी से उसको इंटर कराया, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन जब ये चल रहा है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इसने बनाई और जो हमने लगाई हुई थी मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स और कुछ भी, जो हमने लगाई हुई थी पहले से मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स दो फील्ड की वजह से लगेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि चार्ज है बाहर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको डाला, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की वजह से फोर्स लगेगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? फिर से समझो, सिचुएशन समझो, कंफ्यूज मत होना। एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगी हुई है, उस रीजन में, उस भयानक क्षेत्र में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, उस भयानक रीजन में हमने एक चार्ज को इंटर कराया, पॉजिटिव चार्ज +Q को v वेलोसिटी से, तो उस पे दो फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा। और कितना वो फोर्स लगेगा लिखते हैं यहां पे, फोर्स ऑन +Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कितना फोर्स लगेगा? F वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू
पहले फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, ये हमने पहले पढ़ा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां वो एंटर कर रहा है उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ध्यान देना, ये अपनी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगी हुई है जिसके अंदर ये चार्ज एंटर कर रहा है, प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसी चार्ज पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो होता है Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है, V क्रॉस B, V हो गई इसकी वेलोसिटी जिससे वो इंटर कर रहा है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और B हो गई उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, तो Q V क्रॉस B ये। और इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज फोर्स। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। और ये जो क्यू वी क्रॉस बी है, ये जो क्यू वी क्रॉस बी है, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया, समझ गए, ठीक। फिर से देखो, एक चार्ज Q जो V वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि E है और मैग्नेटिक फील्ड जो कि B है वहां एंटर कर रहा है, दो विलन है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इन विलन के बीच में Q हीरो की तरह जा रहा है V वेलोसिटी से, तो इस पे फोर्स लग गए भाई, दो फोर्स लग गए, दोनों विलन ने फोर्स लगाए। इलेक्ट्रिक फील्ड विलन ने कितना फोर्स लगाया QE, मैग्नेटिक फील्ड विलन ने कितना फोर्स लगाया QV क्रॉस B, V इसकी वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, इस कंप्लीट फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ये पार्ट को, ये जो इतना है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये पूरा तो लॉरेंज फोर्स हो गया, चलो लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ये तो फोर्स हो गया चार्ज पे दोनों फील्ड की वजह से। अगर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करें, बस फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन प्लस क्यू, ध्यान दें पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, बस इतना पार्ट, तो F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। ये फोर्स बस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, इतना पार्ट, और इसे कहेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। H.A. लॉरेंज ने ये पहली बार दिया था कि ये फोर्स लगता है चार्ज पे, तो उन्हीं के ऑनर पे नेम पड़ गया लॉरेंज फोर्स। तो फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी क्रॉस बी, सही है। अगर कंप्लीट फोर्स देखें चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, इट इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको स्केलर फॉर्म में अगर लिखें, इसको इन स्केलर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, बस मैग्नीट्यूड लिखना है, F इक्वल टू, क्रॉस को ओपन कर दो, बी क्यू वी साइन थीटा, क्यू तो क्यू है, वी क्रॉस बी को बी वी साइन थीटा, तो ये आ गया बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन एंगल है, जहां से ये आया इन दोनों के बिटवीन, V एंड P, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो कंफ्यूज मत होना, फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, स्केलर फॉर्म में बी क्यू वी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, जो क्रॉस में जो क्वांटिटीज हैं उन्हीं के बिटवीन एंगल होगा थीटा। चलो ये भी क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, इस फोर्स के बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक, इतना लिख लिया, इतना नोट कर लिया, ठीक है। सेकंड यही चल रहा है, मेन टॉपिक आपका मैग्नेटिक फोर्स ही चल रहा है, और इसके अंदर सब टॉपिक फोर्स ऑन अ चार्ज लॉरेंज फोर्स ही चल रहा है। अब इस फोर्स के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, इसी के अंदर लिखते रहना, नया टॉपिक मत डालना, फोर्स ऑन अ चार्ज के ही अंदर चलेगा। अब इस फोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं।
इस फोर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखो ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले तो यही है बात, किस पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है आपको? देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, लिख लेते हैं। फर्स्ट ये इसी की प्रॉपर्टीज चल रही हैं फोर्स की, ठीक है ना। ए करके लिखते हैं, ए करके लिखते हैं, ठीक। फोर्स डिपेंड्स ऑन, फोर्स किस पे, चार्ज पे। फोर्स डिपेंड्स ऑन बी, क्यू एंड वी, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, बी, क्यू और वी, और किस एंगल पे इंटर कर रहा है, ठीक है, किस एंगल पे मूव कर रहा है, ये क्या एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक। बी, आगे चलते हैं। फोर्स जीरो कब होगा किसी चार्ज पे, फोर्स ऑन अ चार्ज इज जीरो इफ, कब होगा, फर्स्ट, कब जीरो होगा, देखो देखो देखो, किसी चार्ज पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, जीरो कब होगा मैग्नेटिक फोर्स, बी जीरो होगा जब, नहीं, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो बी की वैल्यू तो कुछ होगी, कि चार्ज जीरो होगा, अब चार्ज है तो कुछ तो वैल्यू उसका होगा, भले ही कम होगा लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, उस पर फोर्स लगेगा, वो जीरो कब होगा हम ये देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो बी तो कुछ होगा, चार्ज है तो क्यू तो कुछ होगा। ये देखो वी, वेलोसिटी, तो ये फोर्स जीरो तब होगा, एक फैक्टर तो ये है कि वी जीरो हो जाए, मतलब वो मूव ना कर रहा हो। सो फोर्स ऑन अ चार्ज इज जीरो इफ चार्ज इज एट रेस्ट। अब इसका मीनिंग समझना थोड़ा, मीन्स v इक्वल टू जीरो, समझिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, सपोज इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, यहां पे एक चार्ज मैंने ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है, क्या इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आंसर इज नो, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो तो फोर्स जीरो। अब थ्योरेटिकली समझिए क्यों इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, जो चार्ज रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आंसर इज नो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो तब बनाएगा जब ये चलेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब खुद सोचिए, मैं इस मार्कर के नियर एक मैग्नेट रख दूं तो मैग्नेट क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वैसे ही जब चार्ज रेस्ट में है वेलोसिटी जीरो तो फोर्स जीरो, जब चार्ज रेस्ट में है, अब थ्योरेटिकली जब चार्ज रेस्ट में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट नहीं करेगी तो फोर्स भी नहीं लगेगा। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। फोर्स ऑन अ चार्ज इज जीरो इफ, केस नंबर 1, चार्ज इज एट रेस्ट। केस नंबर 2, चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये समझिए, चार्ज अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, जीरो, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। क्यों सर, देखो सपोज मैग्नेटिक फील्ड यहां लगी हुई है इधर की तरफ, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज प्लस क्यू ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहां इधर की तरफ v वेलोसिटी से, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, v इधर है, b भी इधर है, तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया, जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, साइन जीरो तो फोर्स जीरो। तो ये पैरेलल जब चल रहा है तो फोर्स जीरो, अगर एंटी पैरेलल है, चार्ज इधर के लिए चल रहा है v वेलोसिटी से, प्लस क्यू चार्ज है v वेलोसिटी से इधर, एंटी पैरेलल, तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, अगर एंटी पैरेलल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों के बिटवीन कितना एंगल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये चल रहा है इधर 180, साइन 180 जीरो, साइन 180 जीरो, तो फोर्स कितना, जीरो। तो अगर पैरेलल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है तब भी फोर्स कितना लगेगा चार्ज पे, जीरो। तो फिर से देखो, चार्ज अगर रेस्ट में है तो फोर्स जीरो, चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है तो फोर्स जीरो। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है, हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन तो होगी, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चलो जीरो तो हमने देख लिया कब लगेगा, लेकिन अगर जीरो नहीं लग रहा है, कुछ लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा,
कैसे निकालेंगे उसकी डायरेक्शन? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन। ध्यान देना, ध्यान देना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स फर्स्ट कैसे होती है? देखिए, फोर्स का फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्यू वी क्रॉस बी। ध्यान देना, वी क्रॉस बी, बी क्रॉस वी नहीं तो डायरेक्शन बदल जाएगी। वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे देना है? जो भी क्रॉस वाले ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देनी है। मैं समझा रहा हूं कैसे देनी है, ठीक है? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कैसे कैसे कैसे? क्रॉस से पहले जो है, क्रॉस से पहले जो टर्म है वहां पे राइट हैंड की फिंगर्स अलाइन करनी है। क्या? फिंगर्स। क्रॉस के बाद जो है वहां पे राइट हैंड का पाम, जो थंब होगा, थंब ऐसे मत कर देना फिंगर्स के साथ, थंब फिंगर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो थंब होगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है? सो इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। लिख लें इसको? यस सर, लिख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज अपना राइट हैंड अलाइन करना है। ध्यान देना, राइट हैंड रूल लिखा हुआ है मैंने। फॉर पॉजिटिव चार्ज फिंगर्स आपको V की डायरेक्शन में अलाइन कर देनी है, पाम आपको B की डायरेक्शन में अलाइन कर देनी है, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? समझ गए? समझ गए? नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो माइनस क्यू। ये नेगेटिव बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव आया है, नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव से अपोजिट होगी। तो इसको लिख लेते हैं। सेकंड, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पॉजिटिव से उल्टा लगेगा, ठीक है? चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पे, डायरेक्शन निकालने वाले, फिर आ जाएगा समझ में, फिर आ जाएगा समझ में। देखो, फिर से देखो, क्वेश्चंस देखो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समरी देख लेते हैं ना पहले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। समरी देख लेते हैं। ओरेस्टेड ने बताया कि चार्ज अगर मूव कर रहे हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, टेस्ला एसआई यूनिट है, गॉस स्मॉलर यूनिट है, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। जब चार्ज चलता है तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। रेस्ट में जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो। अगर उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। कब? जब वो मूव कर रहा है, ठीक है? कितना फोर्स लगेगा? हमने कहा क्यू वी क्रॉस बी इन स्केलर फॉर्म बी क्यू बी साइन थीटा। अब हम उस फोर्स का डायरेक्शन लेकर रहे हैं। फोर्स लगेगा तो कहां लगेगा? तो डायरेक्शन हम किससे देते हैं? राइट हैंड रूल से। जो भी क्रॉस वाले ऐसे आते हैं आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट, उनका राइट हैंड रूल से डायरेक्शन देना है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने ये बता दिया, ठीक? इसके अलावा आप 3 फिंगर्स ऐसे भी कर सकते हैं। ये 3 फिंगर्स ऐसे अलाइन कर सकते हैं। जो आपकी ये फिंगर मैंने लिखा वेलोसिटी, वहां पे ये वाली फिंगर, और आपके जो पाम हो गया, पाम के प्लेस पे ये वाली फिंगर, और थंब तो ये हो गया। या तो ऐसे कर लो, फिंगर, पाम और थंब, ठीक है? चलो देखते हैं डायरेक्शन कैसे देंगे। ध्यान देना यहाँ पे, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको इमेजिन करना हो ऐसे, यहां से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और एक पॉजिटिव चार्ज चल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ। तो बताइए इस पे फोर्स कहां लगेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किधर फोर्स लगेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड इसको कहां धक्का मारेगा? देखते हैं। फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी। वी पे क्या कर दो? राइट हैंड की फिंगर्स। तो वी वो इधर चल रहा है, इधर ही तो चल रहा है, ठीक है? बी मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है? ऊपर की तरफ, तो पाम ऊपर, ये इधर चल रहा है, पाम ऊपर। थंब कहां गया? ऐसे बाहर की तरफ,
थंब बाहर की तरफ आ गया, थंब बाहर की तरफ आ गया, मतलब इस पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो जब चार्ज ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को ऐसे बाहर की तरफ भेजेगी। समझ रहे हैं, चार्ज तो ऐसे चल रहा है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तो धीरे धीरे वो उसको बाहर की तरफ भेजेगी। तो ओवरऑल फोर्स कहाँ लग रहा है चार्ज पे? टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। आगे डायरेक्शन निकालना, समझ आ गया, ठीक है। या तो कर्ल कर दो फिंगर, तीसरा तरीका ये है। एक तो पहला तरीका तो ये है जो मैंने बता दिया, ऐसा पाम वाला। दूसरा फिंगर से ऐसे कर दो। तीसरा तरीका कर्ल कर दो, वी पे फिंगर ले जाओ और बी की तरफ घुमाओ, ऐसे वी से बी, वी से बी, वी से बी, जो भी अच्छा लगे उससे कर लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी इसके लिए है, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड को ऐसे अलाइन कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ये वेलोसिटी बताएगी, ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो जो भी अच्छा लगे इससे कर लो, ठीक है, सिंपल इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, ये समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आप देखो, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स पॉजिटिव के अपोजिट लगेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ थोड़ा। सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होता है एक्स एक्सिस की तरफ, तो बताइए इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? देखते हैं, देखते हैं। इसको पॉजिटिव ही लेके चलो पहले। पॉजिटिव अगर ये है तो वी बी पॉजिटिव होता तो फोर्स कहाँ लगता? पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ। लेकिन नेगेटिव है तो कहाँ लगेगा? इसके अपोजिट, इसके उल्टा पीछे, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। समझ गए? अपोजिट कर देना है। नेगेटिव के लिए निकालना हो तो पॉजिटिव के लिए निकालो और अपोजिट कर दो, ठीक है। एक और दे देता हूं मैं, एक और देखो, देखो क्या करते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड लग रही है एक्स एक्सिस की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है जेड एक्सिस की तरफ, तो बताइए इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो पहले पॉजिटिव ही लेके चलो, इसको पॉजिटिव चार्ज लेके चलो। तो v किधर है? चल रहा है इधर जेड एक्सिस, ठीक है, v। b किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस, तो पाम उधर। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, पाम इधर। तो थंब कहाँ गया? ऊपर की तरफ। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड। अगर ये पॉजिटिव होता तो, लेकिन ये नेगेटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे v इधर है ना, v इधर है और b इधर है, ऐसे घुमा दिया। तो पॉजिटिव होता तो फोर्स लगता ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? पॉजिटिव से उल्टा, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे इस पे फोर्स लगेगा। समझ गए? एक बात पक्की है, फोर्स हमेशा v और b के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। अच्छा पॉइंट आया, चलो लिखो। फिर और डायरेक्शन का क्वेश्चन देता हूं, देखो, और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं डायरेक्शन निकालने में। इसके आगे लिख लेना थर्ड, यहां से थर्ड पॉइंट बना के ही कर लेते हैं। थर्ड, फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to both v एंड b। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स हमेशा। क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो हमेशा जो क्वांटिटीज हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v एंड b। और डायरेक्शन के क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। सपोज एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव हो गया ना, प्रोटॉन है, वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो बताइए इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इतनी बात तो पक्की है कि आएगा वो जेड एक्सिस में, फोर्स लगेगा जेड एक्सिस में। प्रोटॉन चल रहा है वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फोर्स कहां लगेगा? फोर्स लगेगा जेड एक्सिस में, प्लस जेड या माइनस जेड ये फाइंड करना है, ठीक। तो v क्रॉस b, कहां चल रहा है प्रोटॉन? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर, तो पाम इधर, ये प्रोटॉन ऊपर, पाम इधर, तो कहां गया था हम? बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। समझ गए? ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो कहां आता? इसका उल्टा, नेगेटिव जेड एक्सिस। अब तो आ गया होगा डायरेक्शन निकालना, आ गया समझ में? एक और दे दो सर। चलो एक और दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है सपोज वाई एक्सिस में, और आपका पॉजिटिव चार्ज चल रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस में। पॉजिटिव चार्ज कहां मूव कर रहा है? इससे पीछे के लिए, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो बताइए फोर्स कहां लगेगा? v इधर,
बी ऊपर ऐसे पाम ऊपर, तो ये थंब आ गया इधर की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई, समझ गए इनको? आ गया समझ में? यस सर आ गया, चलो ठीक है, ये बातें भी क्लियर हुई। तो फोर्स क्लियर हो गया। कितना फोर्स लगता है किसी चार्ज पे? क्यू वी क्रॉस पी। डायरेक्शन कैसे निकालनी है? राइट हैंड रूल से, जो मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पॉजिटिव से अपोजिट लगेगा। समझ में आया? हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, डेफिनेशन बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो फोर्स आया, फोर्स का फॉर्मूला जो हमने देखा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफिनेशन आगे भी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन यहां से भी बना लेते हैं। आगे टेस्ला की भी डेफिनेशन बनेगी, जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, अभी लिखना है यहां पे डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पी। ठीक है, फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय बी क्यू वी साइन थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक, सपोज देखो डेफिनेशन बनानी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमने क्या लिया कि चार्ज 1 यूनिट है, ये चल रहा है 1 यूनिट वेलोसिटी से, और ये चल रहा है परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक चार्ज जो 1 यूनिट का है, 1 यूनिट वेलोसिटी है उसकी, वो चल रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा? ये 90 साइन 91, ये 1 ये 1, तो B इक्वल टू क्या आ गया? F। तो डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफिनेशन बन जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की हमने डेफिनेशन बना ली। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड आ गया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल हो गया। कब? कंडीशंस क्या है? इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। थीटा 90 हो जाए, perpendicular to magnetic field। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन बन गया। ऐसी डेफिनेशन बनाते हैं हम फॉर्मूले से। ठीक हो गया, इतना समझ गए? चलिए अब देखिए टेबल आपके पास आ रही है, यहां पे स्क्रीन में देखिए इसको। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड बताया गया डिफरेंट रीजन्स का। इंटरस्टेलर स्पेस, जो प्लैनेट्स स्टार्स के बीच का रीजन होता है, वहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻12 टेस्ला। ह्यूमन नर्व फाइबर्स, हमारी नर्व्स में करंट फ्लो करता है बहुत कम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है हमारे अंदर, बहुत कम भले ही है 10⁻⁻10, लेकिन होता है। अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है अपना 10⁻⁵ टेस्ला। ये कंपैरिजन के लिए है, नियर अ स्मॉल बार मैग्नेट के नियर 10⁻⁻2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप लैब में जो जनरेट कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, अभी तक 1 टेस्ला इतना मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं लैब में। अगर बात करें न्यूट्रॉन स्टार की, सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, देखिए कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां होता है, 10⁸ टेस्ला। इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है कि कोई भी चार्ज वहां आए, वहां से वो एस्केप नहीं हो सकता, भाग नहीं सकता, वहीं ट्रैप होकर रह जाता है। न्यूट्रॉन स्टार क्या हुआ? जब स्टार की डेथ होती है तो वो कोलैप्स होने लगता है, तो एटम्स ब्रेक हो जाते हैं कोलैप्स होने में, न्यूट्रॉन बसते हैं बस वहां अंदर। ये अलग स्टडी है एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में, तो इसको न्यूट्रॉन स्टार बोला। इसकी सरफेस पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है 10⁸ टेस्ला। तो ये कंपैरिजन है आपके लिए कि कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है, हम लैब में 1 टेस्ला तक ही मैग्नेटिक फील्ड बना पाते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।